नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का हम चेकअप कैसे करें। अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का चेकअप करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम अपने हेल्थ का चेकअप करते हैं, समय समय पर हम अपने हेल्थ का चेकअप करते हैं, हमारी हेल्थ प्रॉपर है क्या, हमारे हेल्थ में कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो हम उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि लंबे समय तक हम हेल्दी बने रहें, हमारी बॉडी अच्छी रहे। तो ठीक उसी तरीके से हमें अपने पोर्टफोलियो का भी समय समय पर चेकअप करना चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा है क्या, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का हम चेकअप कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें शेयर से एग्जिट कब करना चाहिए, मतलब शेयर को कब बेचना चाहिए। मान लो आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है, ठीक है, उसमें कोई शेयर लॉस में होंगे, ठीक है, तो आपको अपना शेयर को कब बेचना है, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर लॉस में चल रहे हैं, तो पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो शेयर लॉस में क्यों चल रहे हैं, ठीक है, क्या रीज़न है उन शेयर का लॉस में चलने के पीछे। तो शेयर के लॉस में चलने के पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। तो पहला रीज़न उसमें यह हो सकता है कि टेम्पररी प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर कंपनी में आ रही हो। दूसरा हो सकता है कि परमानेंट प्रॉब्लम उस कंपनी में आ रही हो। अब टेम्पररी प्रॉब्लम को भी समझना जरूरी है और परमानेंट प्रॉब्लम को भी समझना जरूरी है। और दोस्तों जैसे कि अब कंपनी का कोई क्वार्टरली रिजल्ट है वो खराब आ गया, तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक दो क्वार्टर की कंपनी के रिजल्ट खराब आ सकते हैं, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं तो ये देख के आपको शेयर से एग्जिट नहीं करना है। मतलब टेम्पररी प्रॉब्लम अगर आती है तो कंपनी से आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, आप बने रह सकते हो, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल हो गया टेम्पररी प्रॉब्लम का, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह खराब आ जाना। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि गोडाउन में आग लग जाना, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनी उनके गोडाउन्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में है, तो उनके जो गोडाउन्स होते हैं उनके गोडाउन्स में अगर आग लग गई तो इससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती है, ठीक है, तो वो सब अपना फायर इंश्योरेंस वगैरह निकाल के रखते हैं। अगर उनके गोडाउन में आग भी लग गई तो उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फायर इंश्योरेंस होता है, सारी चीजें रिकवर हो जाती है, ठीक है। सडनली उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में थोड़ा सा डाउनफॉल वगैरह आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में उसका कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो उससे भी आपको घबराना नहीं है। ये भी एक टेम्पररी प्रॉब्लम की कैटेगरी में है और ये देखकर भी आपको शेयर बेचना नहीं है। और एक एग्जांपल समझ लेते हैं टेम्पररी प्रॉब्लम का। मान लो किसी कंपनी के मालिक की डेथ हो गई, ठीक है। अब ये तो नेचुरल बात है, जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके जो मालिक है उनकी कभी ना कभी तो डेथ होने वाली है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनकी मालिक की डेथ होने के बाद वो कंपनी बंद हो जाएंगी, ऐसा तो होता नहीं है। उनके डेथ के बाद में भी वो कंपनी चलती है, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पर अपनी कंपनी को चलाते हैं, तो वो सारी फील्डिंग सेट करते हैं कि उनके डेथ के बाद में वो कंपनी कैसे चलेगी। इस सब चीज़ों की भी वो प्रोविजंस करके जाते हैं। अगर हम एग्जांपल समझे एक, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जब धीरू भाई अंबानी जी की डेथ हुई थी तो उस समय रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर का भाव धड़ाम से नीचे गिर गया था, ठीक है, ऐसा हुआ था। बट वापस से क्या हुआ कि मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस को संभाल लिया और वापस से अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। सडन फॉल आ सकता है, किसी अगर पर्टिकुलर मालिक की डेथ होगी तो सडन फॉल आ सकता है, बट परमानेंट नहीं हो सकता है, वो एक टेम्पररी हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं परमानेंट प्रॉब्लम क्या होते हैं दोस्तों। ये परमानेंट प्रॉब्लम में आपको नजर रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको किसी भी कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आपको तुरंत वो शेयर बेच के बाहर निकलना जरूरी है। अगर आप नहीं बेच के निकल पाए तो आप फंस सकते हो, ठीक है। अब ये परमानेंट प्रॉब्लम क्या होती है। परमानेंट प्रॉब्लम मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ मैनिपुलेशन हो जाना, चीटिंग विद इन्वेस्टर, मतलब कंपनी अगर इन्वेस्टर के साथ में कोई भी चीटिंग कर रही है तो ये परमानेंट प्रॉब्लम की कैटेगरी में आएगा। उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई स्कैम हो जाना, घोटाला हो जाना, ठीक है। तो ये सब जो है, मतलब कहने का मतलब है अगर कंपनी इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है तो परमानेंट प्रॉब्लम की कैटेगरी में आएगा। और अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी भी कंपनी में अगर आपको दिखती है तो तुरंत आपको वो शेयर बेच के बाहर निकलना है। अगर आप नहीं निकल पाए तो आप बुरे फंस सकते हो। हमने एग्जाम्पल देखा, DHFL में हुआ, यस बैंक में हुआ, लोग जो निकल गए वो तो निकल गए, जो नहीं निकले वो फंस गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति होती है, इसलिए आपको हमेशा नजर रखना है। और आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनियां उसमें किसी में कुछ परमानेंट प्रॉब्लम की वजह से अगर शेयर गिर रहा है तो आपको वहां से एग्जिट करना है और न्यू कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। तो इस तरीके से हमें अपने पोर्टफोलियो का पूरा चेकअप करना चाहिए। और चेकअप में अगर आपको ये पता चल रहा है कि मेरा शेयर जो नीचे गिर रहा है वो परमानेंट प्रॉब्लम की वजह से नीचे गिर रहा है तो मुझे तुरंत एग्जिट करना है। और टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से नीचे गिर रहा है तो कोई फर्क नहीं है, थोड़ा मैं रुक जाता हूँ, वेट करता हूँ, वापस से सारी चीजें रिकवर हो जाती है। टेम्पररी प्रॉब्लम में आप बने रह सकते हो, उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो।
अब दोस्तों ये तो बात हो गई जो शेयर में हमें लॉस हो रहा है उनको बाहर निकालने की बात हो गई। अब जो शेयर हमारे पोर्टफोलियो में जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें हमें कब बेचना चाहिए, वहां से हमें कब एग्जिट करना चाहिए, मतलब उन शेयर में हमें कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आपको सिर्फ दो ही केस में करना है, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दो केस में ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। पहला केस है जब आपको पैसे की जरूरत है, मतलब कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपको पैसे की जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है, ठीक है, इमरजेंसी बोल सकते हैं, तो आप प्रॉफिट बुक करके वो पैसा बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो उस केस में हमें शेयर को बेचना नहीं चाहिए। जो शेयर में आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, प्रॉफिट कौन से शेयर में होता है, जो शेयर अच्छे हैं, जो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल साउंड है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो मतलब कोई शेयर में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स वो कंपनी अच्छी है, और अगर आप वहां पे प्रॉफिट बुक करके वो शेयर को बाहर निकाल दोगे दैट मीन्स आप अपने पोर्टफोलियो से उस अच्छे शेयर को बाहर निकाल रहे हो। तो इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। पैसे की जरूरत है तो हम तो बेचेंगे ही बेचेंगे, बट अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो हमें जो शेयर में प्रॉफिट हो रहा है वो शेयर को बेचना नहीं है, उसको हम पोर्टफोलियो में एज इट इज रहने देना है लॉन्ग टर्म के लिए, और वो और ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो शेयर में प्रॉफिट होता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके वो अच्छे शेयर को बाहर निकाल देते हैं, और जो शेयर में लॉस होता है, और लॉस अक्सर जो खराब कंपनी होती है उसमें होता है, और जो जो शेयर में लॉस होता है उसे वो बेचते नहीं है, उसे पोर्टफोलियो में वैसे ही रहने देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अच्छे अच्छे शेयर तो उनके पोर्टफोलियो से बाहर निकल जाते हैं और खराब शेयर उनके पोर्टफोलियो में पड़े रहते हैं, क्योंकि वो लॉस बुक नहीं करते हैं, और लॉस हमेशा खराब शेयरों में होता है। तो हमें उल्टा करना चाहिए, हमें हमेशा लॉस बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। आप अगर हमेशा लॉस बुक करोगे तो आप क्या करोगे, कचरा बाहर करोगे अपने पोर्टफोलियो से, और अच्छे शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। बट लोग अक्सर उल्टा करते हैं, लोग अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अच्छा शेयर को बाहर फेंक देते हैं, और खराब शेयर जो लॉस होता है उसको बुक नहीं करते, कचरा उनके शेयर में पड़ा रहता है। तो दोस्तों हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो के बारे में अपडेट रहना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, हमारे पोर्टफोलियो में जो जो शेयर है उनमें क्या क्या न्यूज़ है, ये सब चीज़ों का पता लगाना जरूरी है। और हम में से बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, ऐसा भी मुझे बोलते हैं लोग कि हम बिजी हैं, हम कैसे रोज ट्रैक करेंगे, कैसे देखेंगे, हमारे पास में तो इतना समय नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, आप थोड़ा सा समय निकाल कर भी ये चीज़ कर सकते हो। आप डेली अगर बिजनेस न्यूज़ चैनल जो है जैसे कि सीएनबीसी आवाज़ है, जी बिजनेस है, उनकी अगर हेडलाइन भी देख लोगे तो हेडलाइन कितने की, 30 सेकंड की होती है एक हेडलाइन, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मार्केट आवर्स में वो चलती है। तो हेडलाइन भी अगर आप देख लोगे, अगर कोई आपके शेयर में कोई शेयर, आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर है उसमें अगर कोई बड़ी न्यूज़ है तो वो हेडलाइन में तो जरूर आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा वहां से क्या न्यूज़ है। तो इसके अलावा दोस्तों आप मनी कंट्रोल वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे स्टॉक इन न्यूज़ करके एक सेक्शन होता है, वो सेक्शन को भी आप रीड कर सकते हो। उसमें वो ये बताते हैं कि जो जो शेयर में आज न्यूज़ है, क्या क्या न्यूज़ है, वो सब चीज़ें वहाँ से आपको पता चलेंगी। अगर आप उसको रीड नहीं करना चाहते तो ऑडियो फॉर्मेट भी वहाँ पे होता है, ऑडियो पे आप क्लिक करोगे तो आप सुन सकते हो कि कौन सी कंपनी में क्या न्यूज़ है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने पोर्टफोलियो पे नजर रख सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हमें पैशनेट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में जो शेयर है वो पैसे से कम नहीं है दोस्तों। और हमारे जहाँ पे पैसे लगे हुए वहाँ पे तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। वो हमारे लिए मस्ट है, हमारी वेल्थ है, वहीं से हमारी वेल्थ बनने वाली है, तो उसको हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों हमें अपने पोर्टफोलियो में लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में 50 शेयर भर लेते हैं, 100 शेयर भर लेते हैं, इतनी सारी स्क्रिप्ट भर लेते हैं। तो दोस्तों अगर इतनी सारी स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी तो आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी में कौन सी न्यूज़ आ रही है, ठीक है, कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा शेयर गिर रहा है, क्या रीज़न की वजह से बढ़ रहा है, क्या रीज़न की वजह से गिर रहा है। बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए ट्रैक कर पाना। इसीलिए हमारा जो पोर्टफोलियो में लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कितने होना चाहिए, तो 15 से 20 शेयर सफिशिएंट है हमारे पोर्टफोलियो में, उससे ज़्यादा शेयर हमें नहीं रखना चाहिए। 15 से 20 शेयर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे ना तो भी आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। हर सेक्टर के शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। 15-20 स्क्रिप्ट में ही ये सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। तो 15 से 20 शेयर से ज़्यादा हमें अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो मैनेजमेंट आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शेयर आपको सिर्फ पोर्टफोलियो में रखना नहीं है बल्कि उसको मैनेज भी करना है, उसको हैंडल भी करना है, उसको ठीक से सारी चीज़ आपको देखना है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, एंट्री एग्जिट, आपको ये सब चीज़ें मैनेज करना है। इसीलिए आपको लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर रखना है ताकि आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओ। दोस्तों हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटल साउंड शेयर ही रखना चाहिए। जो शेयर अच्छे हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, स्टडी एंड रिसर्च करके ही हमें अपने पोर्टफोलियो में शेयर खरीदना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर ही अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। पेनी स्टॉक हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। जो 5 रुपये 10 रुपये वाले जो शेयर होते हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि हम पेनी स्टॉक खरीद के बहुत पैसा बना लेंगे, हमारा पैसा 100 गुना वगैरह हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेनी स्टॉक में आपका टाइम पास होगा और आपकी कैपिटल का भी लॉस होगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम अच्छे शेयर खरीदें। शेयर का भाव थोड़ा बड़ा हो सकता है, 1000 रुपये का भी शेयर हो सकता है, 5000 रुपये का भी शेयर हो सकता है। तो शेयर के भाव से आपको घबराना नहीं है,
शेयर का जो फंडामेंटल है उसको देख के आप शेयर खरीदना है, शेयर के भाव को आपको देख के शेयर नहीं खरीदना है। अब दोस्तों फंडामेंटली साउंड शेयर आप कैसे खरीद सकते हो, तो फ्रेंड देखिए फंडामेंटल साउंड शेयर खरीदने के लिए आपको थोड़ी सी फंडामेंटल स्टडी करना पड़ेगा। अब देखिए फंडामेंटल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिसको समझना होता है। अब एक आम निवेशक के लिए इतनी सारी चीज़ें समझना आसान नहीं होता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया हूँ। आप 3 नंबर देख के ये चीज़ पता लगा सकते हो कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है। अब वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, तो आपको किसी भी कंपनी को अगर देखना है तो 3 नंबर आप देखिए उनकी बैलेंस शीट में, ठीक है। आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, और बैलेंस शीट आपको आसानी से BSE इंडिया की वेबसाइट पे वगैरह मिल जाएंगी, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो। और आपको पिछले 5 साल का डेटा देखना है, ठीक है। अब पिछले 5 साल की बैलेंस शीट को आपको देखना है। पिछले 5 सालों, पहला जो नंबर देखना है आपको, देखना है प्रॉफिट का। पिछले 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो कैसा है, वो क्या स्टेबल है या फिर अप ट्रेंड में है, ठीक है। स्टेबल है तो भी चल जाएगा, अप ट्रेंड में है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। पहला नंबर तो आपको ये देखना है। दूसरा नंबर आपको देखना है कि सेल्स का, ठीक है। मतलब सेल्स को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, सेल्स को हम इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स है कंपनी का पिछले 5 सालों का, वो क्या स्टेबल है या अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो स्टेबल है तो भी चल जाएगा, अगर अप ट्रेंड में तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गए। तीसरा नंबर आपको देखना है डिविडेंड का। वो कंपनी क्या रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है पिछले 5 सालों में, एटलीस्ट साल में एक बार तो भी कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए। तो पिछले 5 सालों में रेगुलर बेसिस पे कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वही वाला शेयर आपको खरीदना है, ठीक है। जो क्योंकि दोस्तों डिविडेंड कंपनी कब देती है, डिविडेंड कंपनी तब देती है जब कंपनी को कैश प्रॉफिट जनरेट होता है। कैश में जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तभी वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन्वेस्टर के बीच में, जिसे बोला जाता है डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड कंपनी ने देना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों नंबर अगर आपको किसी भी कंपनी में दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रॉफिट भी बिल्कुल अप ट्रेंड में है, सेल्स भी अप ट्रेंड में है, डिविडेंड भी कंपनी पिछले 5 सालों से लगातार दे रही है, तो फिर वो शेयर को आप खरीद सकते हो, और वो शेयर पे आप बेट लगा सकते हो और बोल सकते हो कि वो कंपनी फंडामेंटल साउंड है, अच्छी कंपनी है, वो लॉन्ग टर्म में आपको जरूर वेल्थ बना के देंगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है, वो अच्छी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो खराब होती है, ठीक है। जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो भी अच्छी कंपनी होती है, ठीक है। बट अगर मान लो कोई कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कैश में प्रॉफिट बना रही है, बट फिर भी अगर वो इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं दे रही है, ठीक है, तो वो अगर आपको पता लगाना वो कंपनी अच्छी है खराब है, तो उसके लिए एक अलग लेवल की स्टडी आपको करना पड़ेगा। आपको वो देखना पड़ेगा कि कंपनी कैश में प्रॉफिट बना रही है फिर भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर वो पैसा कंपनी खुद के बिजनेस में लगा रही है, मतलब जो बिजनेस में लगा रही है तब तो ठीक है, ठीक है। बिजनेस में लगा रही है कंपनी तो बिजनेस ग्रो होना चाहिए। अगर बिजनेस में लगा रही है पैसे और बिजनेस ग्रो हो रहा है तब तो ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तब तो ठीक है। बट कंपनी अगर वो पैसा बिजनेस में नहीं लगा रही है तो फिर वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। और ये एक आम निवेशक के लिए ये सारी चीजें की स्टडी करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम वो वाली कंपनी खरीदें जो कंपनी पिछले 5 सालों से लगातार डिविडेंड दे रही है। तो इसमें क्या बुरा है, स्टॉक मार्केट में इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड है, 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, कोई एक दो कंपनी तो है नहीं, 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो हमारे पास में जब अवेलेबल है जो कंपनी डिविडेंड दे रही है हर साल, तो उन्हें हम खरीद ले, कि वो सब चक्कर में पड़े, पता लगाए कि इसका डिविडेंड का पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, वो सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आम निवेशक के लिए ये सब चीज़ों की स्टडी करना आसान होता भी नहीं है। तो दोस्तों हमें अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में जैसे कि मैंने बोला कि 15-20 शेयर तो होने चाहिए, और ये 15-20 शेयर एक ही कंपनी के या फिर एक ही सेक्टर के नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कंपनियों के होना चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि हमें सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अगर वो बास्केट टूट गई तो हमारे सारे अंडे टूट जाएंगे, इसीलिए हमें अंडे जो है अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए। उसमें से एक दो बास्केट अगर टूट भी जाती है तो बाकी बास्केट हमारे पास में सेफ रहती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। एक दो कंपनी अगर डूब भी जाती है तो बाकी कंपनी रहेंगी जो हमें बचा लेंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज होगा, ठीक है। हमारी पूरी कैपिटल नहीं डूबेगी, कुछ एक दो कंपनी खराब हो सकती है और बाकी कंपनी जो परफॉर्म करेंगी वो हमें अच्छी खासी वेल्थ बना के देंगी। तो इस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।